गाड़ी हमवार रफ्तार से अमान खान के ऑफिस की सिमत रवान थी। पीछे की नशिस्त पर रखे लंच बॉक्स के पहलू में सुरमई रंग के शलवार कमीज में मलबूस अब्रिश सियाह चादर का किनारा संभाले गर्दन की पुश्त सीट से टिकाए किसी गहरे भंवर में गर्क बैठी थी। खिड़की के पार गुजरते मनाजर धुंधले पड़ चुके थे। गोया इसकी निगाहें बाहर नहीं अंदर झांक रही हों। बहला फुसलाकर बहाना बनाकर अपनी मोरे की तशवीशी पूछताछ से वो जैसे तैसे पीछा छुड़ा आई थी। दिल ने चाहा कि इनके सामने अपना हाल दिल बयां कर दें, मगर अभी इस बात की इसे खुद पूरी तरह तस्दीक नहीं हुई थी और ना ही इसके पास इन्हें देने के लिए कोई वजाहत थी। सो इनके सामने वो ज़बरदस्ती अपनी हिचकियाँ रोक गई थी। इस वक्त इसके दिल में एक अनजाना सा खौफ डेरा डाल चुका था। ऐसा खौफ जो ज़ुबान से नहीं सिर्फ धड़कनों के बेतरतीब हो जाने से पहचाना जा सकता था। वो मर जाएगा मगर बेवफाई नहीं करेगा। ये जुमला जैसे इसके वजूद का विर्द बन चुका था। वो दिल को समझा चुकी थी 100 बार, 1000 बार, बार बार। मगर दिमाग किसी नासूर की मानंद वो मैसेजेस भूलने नहीं देता था जो हज़ारों किलों से जुड़ा हुआ हर सोच पर किसी नई अज़ियत का वार सहता जा रहा था। खौफ की जड़ें यकीन के ऐन नीचे जान धसी थी। सीट से लगी अपनी गर्दन उठाए बगैर इसने गहरी सांस भरी और पहलू में रखे लंच बॉक्स को उठाकर गोद में रखती हुई वो आंखें मूंद गई। वो चाहती थी सब भूल जाए, सब मिटा दे, इन पैगामात पर मिट्टी डाल दे जो रातों की नींद छीन चुके थे। मगर अमान के मोबाइल में सेक्रेटरी के नाम से सेव एरा बख्तियार का नंबर जब भी इसके जहन की दीवार पर लहराता तो कोई खंजर इसके सीने में बेवस्त होकर वहाँ से आंसू नहीं खून टपकने का सबब बनता। अगर ऐसा वैसा कुछ नहीं था तो फिर नाम बदलने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी। झूठ बोलने की आखिर क्या वजह थी। कोई वजह थी भी तो क्या वो इसे नहीं बता सकता था, इस पर भरोसा नहीं कर सकता था। वो इसकी हर बात बजा लाने के लिए तैयार थी, मगर वो इसे एक बार बताता तो सही। ये बात कुछ और थी। क्या वाकई इसके दिल में कोई चोर था? क्या नीयत की वो दरार जो इसके दिल ने महसूस की थी महज वहम नहीं बल्कि हकीकत थी। लोगों पर खामोशी का कफल, मगर इसकी आंखों के पर्दे के पीछे एक तूफान महवे खरगोश था। सॉरी इसकी आंखों के पर्दे के पीछे एक तूफान महवे खरोश था। वो चुप थी महज इसलिए कि मोहब्बत की अना अभी मरने नहीं देती थी और यकीन की लाश को दफनाने का हौसला इसमें बाकी नहीं रहा था। गाड़ी चलती रही, रास्ते खामोश रहे, मगर इसके रूह के अंदर सांसों का शोर बढ़ता गया। तुम्हें दूसरा और कोई काम नहीं जो आए दिन मुंह उठा के मेरे ऑफिस चली आती हो। टेबल पर मौजूद पेपरवेट को उंगलियों के नीचे घुमाता अमान खान चेरी रेड प्लेटफॉर्म हील्स पर ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस पहने सामने चेयर पर बैठी एरा बख्तियार से मुखातिब था।
इसके चेहरे पर शदीद झुंझलाहट की वाज़ा लकीरें और लहजे में ऐसी बिजारियत रची बसी थी कि गोया हर लफ्ज़ में नापसंदीदगी टपक रही हो। सामने बैठी वो हुस्न शबाब की मुजस्सिम तस्वीर इससे जहर से भी ज़्यादा नागवार गुजरती थी। वो इससे हद दर्जा तंग आ चुका था। इस चिपकू लड़की में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो जितना इसे नापसंद करता था, जितना इस पर चिल्लाता और इसे धुतकारता, वो इतनी ही शिद्दत से इसकी तरफ खींची चली आती। अगर इसकी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो अमान खान जैसे खुदसर और अखड़ मिजाज शख्स की तरफ पलटकर एक निगाह डालना भी खुद की ज़ात की तौहीन समझती। लेकिन सारा मसला तो यही था कि वो आम लड़की नहीं, एरा बख्तियार थी, जिस चीज़ पर दिल रख देती फिर वो इसे अपना बना कर ही दम लेती। उसकी नज़रों के सामने बैठे उस मर्द तकब्बर और शहजादा गुरूर को वो अपनी ज़िद बना चुकी थी। उसके चीखने, चिल्लाने, डांटने, हत्ता के जलील करने पर भी इसके लबों पर वही मदहोश मुस्कुराहट सज जाती, जैसे दर्द और तहकीर उसके लिए मोहब्बत की अलामत हो। वो अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां अक्ल और अना की सरहदें मिट जाती हैं और इंसान सिर्फ एक जज्बे का कैदी रह जाता है, शदीद जुनूनी और सब कुछ जलाकर राख कर देने वाला इश्क। ओह बेब, व्हाट आर यू इवन टॉकिंग अबाउट? 2-3 दिन में मैं तुम्हारी बेटर हाफ बनने वाली हूँ। अब तुम्हारा और मेरा कहना छोड़ दो, बस हमारा कहा करो। लबों पे दिलकश मुस्कुराहट बांधे गोल्डन बॉर्डर वाले ब्लैक सनग्लासेस को आंखों पर से निकाल कर सामने टेबल पर रख कर वो पल भर में अपनी जगह से उठ कर मोनी की चाल चलती हुई अमान खान तक पहुंची और अपने रेड नेल आर्ट से सजी लंबी उंगलियों को इसके चौड़े वर्जिशी शानों पर फेरती हुई वो अमान खान की दूसरी तरफ आ रुकी। वाह, काफ़ी आला ज़ौक़ रखते हो खुशबुओं के इंतखाब में। वहीं खड़े खड़े गर्दन को थोड़ा आगे इसके तरफ झुकाए वो आंखें मूंद कर गहरी सांस खींचती हुई धीमी आवाज़ में बोली। ना एक लम्हे के लिए भी सुर्ख लिपस्टिक से रंगे लबों से मुस्कुराहट सरकी थी, ना कंधे पर मौजूद इसकी सजीली उंगलियां। कितनी बार कहा है अपनी हद में रहो, अभी निकाह नहीं हुआ है, जब हो जाएगा तब बात होगी। एरा की हरकत और अंदाज़ बयां पर एक झटके से इसका हाथ झाड़ फेंकता हुआ वो काटदार लहजे में गोया हुआ। लफ्ज़ों ने फ़िज़ा को चीर कर रख दिया और आंखों में गुस्से की चिंगारियां सुलग उठी थीं। गैर मुतवक्का इसके इतने शदीद रिएक्शन पर अपनी गर्दन सर से पीछे करती हुई वो सीधी खड़ी हुई। जब्त के बावजूद इसके लहजे में घुले जहर से इसका दिल एक पल को खौफ में मुब्तला होकर ज़ोर से धड़क उठा था, मगर अगले ही पल खुद के आसार पर काबू पाती हुई वो फिर मंदहोश सा मुस्कुराई। इसके इस तंद व तेज़ रवैये से अब वो नाआशना नहीं थी। अजीब बात यही थी कि इसका गुस्सा, झड़कना, तीखा लहजा अब इसे बुरा नहीं लगता था, बल्कि वो तो इसी में किसी अनजानी सरशारी का मज़ा महसूस करती थी। खिंचे हुए पठे और सुर्ख आँखों को सामने ब्लाइंड फोल्ड पर गाड़े देख
अपनी सीट पर वापस आने की गर्ज से वो अपनी वही मखसूस नस्वानी बांकपन जैसे कदमों की चाल चलती हुई दोबारा इसके पीछे से होकर गुजरने लगी कि अचानक चेरी रेड प्लेटफॉर्म हील्स ने वफा तोड़ ली। पाँव फिसला, तवाज़ुन बिगड़ा और अगले ही लम्हे वो धड़ाम से अमान खान के गोद में जा गिरी। इस नाजुक अंदाम, लरसती ही सांसों वाली हस्ती का चेहरा अमान खान के सीने से जा लगा और हाथ इसके चौड़े कंधों पर टिक गए। पाँव एक तरफ से ज़मीन को छू रहे थे, मगर दिल जैसे किसी अलग ही दुनिया में उतर गया था। अचानक गैर मुतवक्का तौर पर पेश आने वाली इस सूरत हाल पर अमान के हाथ गैर इरादी तौर पर इसे सहारा देने को इसकी कमर से लगे और इस पल के चंद सानिये अरा के लिए यूं गुजरे जैसे वक्त ने अपनी सांसें रोक ली हो। इसने आंखें मूंद ली। पहली बार इसके हिसार में मौजूद होने पर वो ख़ुद को मुकम्मल और खुशबख्त महसूस कर रही थी। वो चाहती थी कि ये लम्हा यही ठहर जाए हमेशा के लिए, मगर अगले ही लम्हे हकीकत ने जहर भरा वार किया। ये क्या बेहूदगी है? कितनी बार कहा है तुमसे मुझसे 1 हैंड डिस्टेंस रखा करो, समझ नहीं आता तुम्हें? तीर की तेज़ी से इसकी कमर से बायां हाथ हटाकर दाएं हाथ से वो सख्ती से इसका जबड़ा दबोचता हुआ दरिश्तगी से गुड़ाया। इसकी आंखों में गुस्से के साथ एक नाक़ाबिल इज़्तिराब भी झलक रहा था। इसका बस चलता वो इस लड़की का खून कर देता। जो बैठे बिठाए किसी तोप की तरह इसके गले पड़ गई थी, लेकिन इसे मारने से पहले इसका दिल किया कि वो दोस्त के नाम पे धब्बा शाहज़ैब खान को शूट कर दे, जो इसे इस मुश्किल में धकेल कर खुद तमाशाई बने हुए था। जो दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उनकी मदद करता है, लेकिन मदद के बदले पता नहीं एरा नाम की तलवार इसके सर पर क्यों लटका दी गई थी। वो बस सोच के रह गया। फिजा को चीर देने वाले इसके अल्फाज की खुशकी पर लम्हे भर के लिए आंखें मीच कर वो चेहरे पर खौफ की परछाइयाँ छुपाती हुई अपना जबड़ा दबोचे हुए इसके हाथ की कलाई थाम गई। अमान की इतनी सख्त गिरफ्त पर दर्द की वजह से इसका सर झनझना उठा था। आंखों में पानी की लकीरें चमक आई थी, मगर इसका एक हाथ अब भी अमान के कंधे पर से हिला नहीं था। वो बला का खुदसर था तो वो बला की ज़िद्दी। इसके जबड़े पर इसी तरह उंगलियों का पहरा बिठाकर अमान ने इसकी गर्दन को बेदर्दी से झटक कर दूर करना चाहा। दफतन वो रुक गया, क्योंकि एरा का ब्रोच इसकी एक्वा ब्लू शर्ट के सीने की तरफ से बुरी तरह उलझ गया था। वो सब्र के घूंट भरकर इसका जबड़ा आज़ाद कर गया। इसकी गिरफ्त आज़ाद होती महसूस करके आँखों को वाह करके खोलते हुए इसने पहली नज़र अमान पर डाली और दूसरी नज़र ने इसकी नज़रों का ताक़ुब किया तो वो दिलकशी से मुस्कुराए। मैं निकाल देती हूँ। इसे कुछ करने के बजाय खामोशी से मुस्कुराता पाकर अमान ने सुर्ख नज़रों से घूरा तो वो पहले
फैले हुए लबों को समेटकर बिजली की रफ्तार से अपना ब्रोच इसके शर्ट से निकालने की कोशिश करने लगी। कुछ देर हाथ से ट्राई करने के बाद भी कुछ ना बना तो वो एकदम झुकी और अपने दांतों की मदद से धागे की डोर को काटने लगी। एक बार निकाह हो जाने दो मिस्टर अमान खान, फिर तुम्हारे वजूद का वो हिस्सा बन जाऊंगी जिसके बगैर तुम्हें सांस लेना भी अधूरा लगेगा। औरत का नशा होता क्या है ये तुम्हें सही मायनों में समझाऊंगी। बस 2 दिन और तुम मेरे सिर्फ एराब बख्तियार के, क्योंकि अब जो सफ़र शुरू होने वाला है वो 2 रास्तों का नहीं, एक मंजिल का है, मेरी मंजिल का। दिल के सरगोशियों पर वो बेहद इत्मीनानी से यूं ही इस पर झुके झुके अपने लब वहाँ शर्ट के ऊपर से ही अमान के सीने पर रख कर नामहसूस अंदाज में इस जगह को शिद्दत से चूमने लगी। दिल बेहंगम सा धड़क रहा था। दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे के बदन से निकलती मसहूर कुन खुशबू इनके नथनों से टकराने लगी थी। इसकी इतनी नज़दीकी पर अमान खान के आंखों में भड़क उठी गैर वो गज़ब की चिंगारियाँ इसके इज़्तिराब का मुंह बोलता सबूत थीं। खान, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? जानी पहचानी आवाज़ पर कुर्सी के हैंडल पर मौजूद ज़ब्त का सहारा लिए हुए अमान खान के हाथ यकायक ढीले पड़े। ये आवाज़ तो वो लाखों में भी पहचान सकता था। पहले तो इसे अपनी समातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन यूं ही तेज़ तेज़ धड़कते दिल के साथ शक को दूर करने की गर्ज से इसने जब मैकेनिकी अंदाज में गर्दन घुमाकर आवाज़ के सिमत देखा तो इसकी शक्ल ऐसे हो गई जैसे जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। अब रिश इसके लब पे आवाज़ हिले। वो फ़ख्र रंगत के साथ सेकंड्स के 1000वें हिस्से में इसके ब्रोच को बेदर्दी से खींचकर तोड़ता हुआ खुद के ऊपर पड़ी एरा को किसी अछूत की तरह धकेल कर झटके से खड़ा हुआ। अब रिश की नज़रें जब एरा से हटकर इस जालिम शख्स की नज़रों से चार हुईं तो पूरा मंजर धुंधलाने लगा। फिर कब से रुका हुआ वो आंसुओं का रेला आँखों की दहलीज फैला कर बह निकला और बहता ही चला गया। ब्लॉसम गर्ल, बात सुनो मेरी। देखो, ये दूर दूर करीब मत आना मेरे। इसके भीगे हुए चेहरे और कपकपाते वजूद को देखकर अमान ने आवाज़ बाख्ता होकर इसके पास जाने की कोशिश की तो वो वहीं खड़े खड़े हाथ के इशारे से इसे रोकते हुए चिल्लाकर बोली। इसके रद्द अमल पर अमान खान के कदम वहीं थम गए। वो वहीं खड़ा होकर आंखें मीच कर खोलता हुआ खामोश बेबस निगाहों से इसे देखने लगा। अब रिश का रवैया इसे बहुत कुछ बावर करवा गया था, जिससे इसका दिल एक अनजाने खौफ में मुब्तला होकर शिद्दत से सीने में धड़क रहा था। अमान की यूं अचानक धकेलने पर टेबल के किनारे को मजबूती से थाम कर खुद को सहारा देती हुई एरा के चेहरे का रंग अब्रिश को यहाँ इस वक्त देखकर मफकूद हो चुका था, क्योंकि अमान खान ने इसे पहले ही वार्न किया था कि अगर अब्रिश को इस सब के बारे में थोड़ी सी भी भनक पड़ी तो वो इससे निकाह किसी कीमत नहीं करेगा। और इस ख्याल ने वो कर दिखाया जो अब तक अमान खान का गुस्सा और तंबिया निगाह भी नहीं कर पाई थी, और वो था खौफ, जो इसके वजूद पर यूं तारी हुआ जैसे कोई सियाह रूह
जैसे कोई साया रूह तक सरायत कर गया हो। इस खौफ के ज़ेर असर एरा ने अपनी लरजती पलकों के पीछे से अमान के मलगज्जे हुलिये, बिखरे बालों और सुर्ख आँखों पर एक सरसरी निगाह डाली। अब्रिश जब भी सामने होती थी फिर वो किसी और को नहीं देखता था। इसे तो वैसे ही पहले से ही किसी खाते में नहीं लाता था, मगर जब वो मौजूद होती तो इसकी कीमत 2 कौड़ी का करके रख देता था। अमान से नजरें हटाकर एरा ने हसद और दुख से भरपूर एक कटीली निगाह सियाह चादर में लिपटी अब्रिश पर डाली। आखिर क्या था इस लड़की में ऐसा जो इसके पास नहीं था? कब से चल रहा है ये सब? फिजा में फैली लंबी खामोशी को अब्रिश के इस तहफामिया लहजे में किए जाने वाली आवाज़ ने तोड़ा। वो अब अपनी भीगी आंखें पोंछ रही थी। किसी कमज़ोर लम्हे के गिरफ्त में आकर जब्त तो खो दिया था, पर अब वो और कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। किसी की मदद के बगैर वो अपनी जंग खुद लड़ सकती थी। प्लीज़ ब्लॉसम गर्ल, एक बार मेरी बात सुन लो। जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अपनी जगह खड़ा वो थके हुए अंदाज में बोला। अब भी मैं ही गलत समझ रही हूँ? इतना सब देखने के बाद भी कुछ रहता है सुनने को? अगर आपका जवाब हाँ है तो सॉरी टू से, लेकिन मुझे आपके कोई लेम एक्सक्यूज़ेस नहीं सुने। एक पल के लिए बेजारी से अपने दोनों हाथ इसके सामने जोड़ती हुई वो दूसरी जानिब पलटी। एक शादीशुदा मर्द के साथ ऐसी ओछी हरकतें करते हुए तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती? चादर संभालती निपे तुले कदमों से चलती वो एरा के रूबरू आकर ठहरी। चबा चबा कर बोलते हुए इसने चादर के कोने से अपने रुखसार को रगड़ा, गोया जब्त के बोझ तले लरसती तपिश को छुपा रही हो। एरा वैसे ही बुत बनी गुमसुम से इसे देख रही थी। इसके दिमाग में बस वही सब चल रहा था जो अमान ने कहा था। अब्रिश को इस बारे में कानो कान खबर हुई तो ये निकाह नहीं होगा। यही बाज गर्श्त इसके कानों में गूंज रही थी। तुम्हें पता है ऐसी चीप हरकतें कौन करता है? नहीं, मैं बताती हूँ। सवाल करने के बाद इसके पास से कोई जवाब ना पाकर वो इस्तेहज़ाइया मुस्कुराती हुई बोली। जिनके पास कैरेक्टर नहीं होता वही ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। वही लोग ऐसे घटियापन पर उतर आते हैं। ब्लडी चीपस्टर्स। वो बोलते बोलते अचानक इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि बेसाख्ता अमान लब भींचने पर मजबूर हुआ। कैबिन का दरवाज़ा साउंड प्रूफ नहीं था। बाहर वाले अंदर की आवाज़ बआसानी सुन सकते थे। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे, वो बस। इसकी इतनी तेज़ आवाज़ पर एरा सब्र का घूंट भरकर इसे समझाने की कोशिश में अपनी बात मुकम्मल करती कि अब्रिश बीच में ही से टूट गई। सही कहा, इसे गलत नहीं कहते। मेरी नज़र में इसे हरामखोरी कहते हैं। वो एकदम ही हिज़ियानी अंदाज में चिल्लाने लगी थी। अमान खान ने एक नज़र दरवाजे पर डाली। आहिस्ता बोलो। अमान ने करीब होकर इसका बाजू थामते हुए इसे अपनी जानिब पलटा तो अब्रिश ने जब्त से सुर्ख पर्दे चेहरे के साथ इसकी उंगलियों में फंसा अपना बाजू देखा। और अपनी फिजूल गोई बंद करो। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या बोल रही हो? इसकी आंखों में आंखें गाड़े अपने एक एक लफ्ज़ पे जोर देता हुआ वो हल्की
मगर सख्त आवाज़ में बोला, वरना कोई उम्मीद नहीं थी कि वो चिल्ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर देती। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि मैं क्या बोल रही हूँ और आप मुझसे दूर रहकर बात करें। अब्रिश ने इतनी ज़ोर से अपने बाजू पे मौजूद इसका हाथ झटका कि वो शौक से इसे देखने लगा। इसे एक पल को यकीन नहीं आया। क्या ये वही अब्रिश थी जिसे वो जानता था? आपको क्या लगा मेरी नाक के नीचे ये सब करते फिरेंगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? आप खुद को इतने स्मार्ट समझते हैं। मुझे चीट करने के बाद भी मेरे सामने आकर अच्छा हस्बैंड बनने का प्रिटेंड करेंगे और मैं मान लूँगी। इसकी बात का नोटिस लिए बगैर वो मज़ीद चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी। कैसे इसने किसी लड़की को खुद के इतना करीब आने दिया था? क्या एन मैसेजेस की अजियत कम नहीं थी जो आज भी वो अपनी किए से इसके दिल का खून कर चुका था? शादी से पहले इतने साल इससे दूर रही। क्या इस बात की सज़ा दे रहा था वो इसे? इसने सुना तो था कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करते, मगर आज वो अपनी आँखों से इसका जीता जागता सबूत भी देख रही थी। क्या कह रहा हूँ मैं? धीमा बोलो। पहली बार इसकी ये अंदाज देखता हुआ वो फिर से खुद पर जब्त करता आराम से बोला, इसे खबर ही नहीं थी। सेक्रेटरी के नाम से सेव एरा के नंबर के मुतालिक अब्रिश जानती है। ना इस बात का इसे अंदाज़ा था कि अब्रिश वो सारे मैसेजेस पढ़ चुकी है जिसे इस रात एरा ने इसके मोबाइल पर भेजे थे। पहले से एरा ने इसका दिमाग गर्म कर रखा हुआ था और अब रही सही कसर इसकी बीवी पूरी कर रही थी। जिंदगी अजाब बनकर रह गई थी। अब्रिश के चिल्लाने पर भी अमान की इसके लिए नर्म मिजाजी देखकर एरा के बदन में रकाबत की गर्मी बढ़ने लगी। मेज़ पर हाथों की गिरफ्त सख्त होने से उंगलियों के पोरों में सुर्खी घुल गई थी और आंखों में अनदेखी आग जलने लगी थी। क्यों बोलूं मैं आहिस्ता? नहीं बोलूंगी मैं आहिस्ता। मैं चीख चीख कर सबको आपकी असलियत बताऊंगी कि इनका बॉस बीवी के होते हुए भी किसी और लड़की से अफेयर चला रहा है। वो इसी हिज़यानी अंदाज में बोलती हुई अपने हवास में नहीं लग रही थी। अब्रिश, स्टॉप इट। फिर से इसके दोनों बाजुओं को थामता हुआ वो इसके चेहरे पे झुका। इस एक मंजर को देखकर बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे समझे तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हो। क्या तुम्हें मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर बस इतना सा ही भरोसा था? एक ज़रा सी बात का बतंगड़ बनाकर तुम क्या साबित करना चाहती हो कि मैं और मेरी मोहब्बत झूठी है? इतनी सी बात पे इतनी बेएतबारी। अब की बार इसकी आवाज़ भी ज़रा सी बुलंद हुई, मगर फिर भी सामने खड़ी अब्रिश जितनी नहीं हुई थी। ये इतनी सी बात है आपके नज़दीक? तुम क्या अब तक खड़ी खड़ी तमाशा देख रही हो? निकलो यहाँ से। सदमे में भी वो एरा को इसकी औकात याद दिलाने से बाज नहीं आ रही थी, मगर वो ढीठ लड़की अपनी जगह से इंच बराबर भी नहीं हिले। इसके इस अंदाज पर अब्रिश ने एक पल इसके चेहरे को अफसोस से देखा, फिर गुस्से से अपने बाजुओं पे धरे इसके हाथों को झटक दिया, मगर पहले से भी ज़्यादा मजबूती से
थामते हुए अमान ने इसे आहिस्ते से झंझोड़ा। प्लीज़ ब्लॉसम गर्ल, हादसा समझकर भूल जाओ इसे। वो इंटेंशनली नहीं, एक्सीडेंटली हुआ था। मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे इसके लिए। आई एम सॉरी। आखिरी बार माफ़ कर दो, फिर दोबारा भूल से भी ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। वो इसके कंधों से हाथ हटाकर इन्हें इसके सामने जोड़ता हुआ हार मानने वाले अंदाज में बेबसी से बोला। इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये इसकी वही ब्लॉसम गर्ल है। ऐसी तो वो कभी नहीं थी। इतनी ज़िद्दी, इतनी झगड़ालू, इतनी बदतमीज़ और हर धर्म। इस वाक़ये के बाद से तो वो जैसे एक सेकंड में ही बदल गई थी। गोया किसी ने इसके नर्म शांत वजूद को यकायक तूफान में बदल दिया हो। और अमान का अब्रेश के लिए ये रूप इनके पीछे खड़ी इराक के दिल में छुपी हुई आग को हवा दे रहा था। अमान के एक एक लफ्ज़ से इसकी हद से सिवा बेकरारी, खफगी, ना कही बातों का शोर इसे अंदर से काट कर दर्द को रगों में फैला रहा था। क्या इस मर्द में मेल ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं थी? अब्रेश के इतनी ज़ुबान दराजी और इल्ज़ाम तराशियों के बाद भी वो कैसे इस औरत के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग सकता था? अंदर से निकलने वाले शदीद रकाबत के धुएं से इसके खुद की आंखें जलने लगी थीं। गुस्से और जलन की आमेज़िश के महलूल में वो लम्हा बलम्हा डूबती जा रही थी। अमान की माफ़ी मांगने पर अब्रेश ठिठक कर इसे देखने लगी। इसकी आंखें ख़तरनाक हद तक सुर्ख हो रही थीं और इसके माथे की रगें नुमाया थीं। मगर अगले ही पल वो पहले से भी ज़्यादा आवाज़ में चिल्लाई। किन किन बातों के लिए आपको माफ़ करूं? आवाज़ में लर्जिश की थी मगर लहजा सहर आलूद। नहीं माफ़ कर सकती, मैं नहीं कर सकती माफ़। कहाँ से लाऊं इतनी हिम्मत जो आपकी धोखा दही, आपकी बेवफाई और आपके दोगलेपन को माफ़ कर सके। लफ्ज़ों के साथ इसके सीने का बोझ फट कर बाहर आ गया था। आँखों में सब ज़ब्त की आखिरी लकीर टूट चुकी थी। सांस भारी और दिल जल रहा था। अब्रेश की बात पर इस बार अमान और एरा दोनों के चेहरे पर एक साथ उलझन उभरी। वो किस तरफ इशारा कर रही थी, क्या कहना चाहती थी, इनको कुछ समझ नहीं आया। मैं समझा नहीं, जो कहना है साफ साफ कहो। लफ्ज़ों पे जोर देता वो ना समझे से बोला। नहीं समझे आप? अब्रेश के लहजे में तंज लहरा। कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। 1 मिनट ज़रा फ़ोन पकड़ाएं अपना, अनलॉक करके प्लीज़। वो लहजे को पहले इस्तेहज़ाइया बनाकर आखिर में संजीदा सी अपनी हथेली इसके आगे फैला गई तो अमान ने बग़ैर कुछ सोचे जैसे किसी अनजाने एतमाद के ज़ेरे असर अपने जेब से मोबाइल निकाल कर इसके हाथ में थमा गया। अब्रेश ने एक मसनवी मुस्कुराहट के साथ स्क्रीन को देखा और सेक्रेटरी के नाम से सेव नंबर पर कॉल मिला दी। चंद लम्हों में टेबल पर रखा एरा का फ़ोन बज उठा। ऑफिस के कैबिन पर खामोशी की तनी हुई चादर गिर पड़ी। पलक झपकते ही अमान के चेहरे का रंग बदलता गया। पहले उलझन, फिर हैरत और आखिर में ऐसी शिस्तर खामोशी
जैसे ज़मीन इसके कदमों के नीचे से खिसक गई हो। हाथ जो अब्रिश के कंधों पर टिके थे आहिस्ता आहिस्ता फिसलकर पहलू में आ गिरे। इसके होंठ हिले मगर कोई लफ्ज़ निकल ना सका। आंखों में वही इंकशाफ का कहर और दिल में वही सवाल गूंज रहा था, क्या वो सब जान चुकी थी? क्या वो एरा और इसके रिश्ते की असल नोयत से पर्दा उठा चुकी थी? फिजा में सख्ता तारी था। 3 वजूद और इनके दरमियान सांस लेता वो बेरहम सच। अब क्यों चुप हैं आप? मोहब्बत अगर बेगुनाह थी तो फिर झूठ का साया क्यों पड़ा? और अगर झूठ सच था तो फिर आपकी मोहब्बत किस जुर्म की सज़ा थी? इसका हर लफ्ज़ चोट था, हर सांस एहतजाज। वो बोल नहीं रही थी, गोया अंदर के ज़ख्म एक साथ लबों से बह निकले थे। कहानी तो सारी मर्द के गिर्द घूमती है। पहला पुतला तो मर्द का था, औरत महज सानवी किरदार है, वक्त गुजारी सा। चलो खैर, वक्त गुजारी बनने पर भी खुश रहा जा सकता था, मगर वक्त गुजारी के लिए किसी को बार बार तोड़कर मिट्टी भी किया जाता है।